जिसने अन्याय के विरोध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से उबारा, मुझे उस राम की तलाश है, मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास हो गया है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे विद्यार्थी माता पिता और उनके बच्चे अलग अलग चल रहे हैं तो वो एक सिस्टम नहीं हुआ, लेकिन जब वही माता पिता और उनके बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब चलेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो यहां पर भी अगर मास M1, M2, M3 सो ऑन ये अलग अलग है तो हम उसे सिस्टम नहीं कहेंगे। जब हम उन्हें एक कॉन्फ़िगरेशन में बनाते हैं तब उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं विद्यार्थी क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यह भी विद्यार्थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरह यह भी कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड ओनली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे विद्यार्थी मान लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन हमको बनाना है, M1, M2, M3 मास है। अब ये देखिए ऐड है तो ये एक सिस्टम हो गया। यही M1, M2, M3 मास अलग अलग होंगे तो हम इन्हें सिस्टम नहीं कहेंगे। तो मान लेते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हम M1, M2, M3 मास को कहां से लाए होंगे? इनफाइनाइट से ले आए होंगे। लेकिन जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए M1 को इनफाइनाइट से यहां पर ले आए होंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि अगर कोई मास अकेला है नेचर में तो इस पर कोई फोर्स नहीं वर्क करेगा, क्योंकि फोर्स की डिफिनेशन है वह इंफॉर्मेशन जो किसी मास वाली ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त ये बताता है कि कोई अन्य मास वाला ऑब्जेक्ट भी है, तो इंफॉर्मेशन को कहा जाता है फोर्स। तो अकेला एक मास है और कोई नहीं है नेचर में तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, ध्यान दें। तो इसको लाने में भी कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन अब हम M2 को इनफाइनाइट से अगर ले आते हैं यहां पर रखने के लिए तो एक मास M1 अब यहां आ चुका है, तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा। यस, फिर M2 को इनफाइनाइट से ले आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मास पहले से मौजूद है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है विद्यार्थी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको जानना चाहिए। इसी कंसेप्ट की सहायता से हमारे जितने प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है आपको बताया गया है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जितने फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो सभी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो ये जानकारी आपको पहले हो चुकी है। या इसी डिफिनेशन को यूं कहा जाता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान दें विद्यार्थी, प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, बशर्ते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट जो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए या किसी और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मास को हम इनफाइनाइट से ले आते हैं तो ऐसी दशा में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। ये तब हो पाएगा जब उसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे M2 को करीब ले आएंगे जबकि यहां M1 पहले से है तो ये बड़ी तेजी से आने लगेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट ही है जो उसको संभाल कर ले आएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर M2 को इनफाइनाइट से हम ले आते हैं तो M1 और M2 के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा जो कि अट्रैक्टिव होता है। तो जैसे जैसे करीब आएंगे उनका स्पीड बढ़ने लगेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाकर उसे संभाल कर ले आएगा। यस, तो इसीलिए जो है
ये वर्क जो है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसका डिफिनेशन यहां पे देख लिया जाए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग ईच मास ऑफ इनफाइनाइट टू दिस कन्फिग्रेशन। अगर यही कन्फिग्रेशन है विद्यार्थी, तो इसके लिए हम m1, m2, m3 मास को कहां से लाए होंगे, इनफाइनाइट से ले आए होंगे। जब m1 को ले आएंगे तो कोई वर्क नहीं, m2 को ले आएंगे तो अब वर्क करना पड़ेगा, m3 को ले आएंगे तब भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे देख लिया जाए, नोट में एक लाइन लिखा, पहले ही देख लिया जाए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल मास इज जीरो। तो सिंगल मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि अगर नेचर में एक ही मास है तो इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो फोर्स वह इंफॉर्मेशन है जो किसी अन्य मास वाले ऑब्जेक्ट के होने की क्या करता है, पुष्टि करता है, जानकारी देता है, तो हम उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स की जो डिफिनेशन आप पुश और पुल जानते हो वो करेक्ट नहीं है, वो तो फोर्स लगाने का तरीका हो गया। तो ये डिफिनेशन हमारा यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कन्फिग्रेशन, मान लेते हैं ये, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहां कहेंगे, इन ब्रिंगिंग ईच मास मतलब m1, m2, m3 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस कन्फिग्रेशन। इनफाइनाइट से इस कन्फिग्रेशन के लिए लाने में जो वर्क होता है। अगर विद्यार्थी ये इनिशियल और ये फाइनल मान लिया जाए तब क्या होगा, तब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए m1, m2, m3 मास है, ये इनिशियल है सिस्टम, और इसको ये फाइनल सिस्टम है, इस प्रकार से बनाना है। तो क्या करेंगे, यहां भी क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहां पे ये ध्यान देना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। यस, तो यहां भी कहेंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब इनिशियल से इस फाइनल पोजीशन में पहुंचने पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये आप बताइए। देखिए m1, m2, m3 मास जो है यहाँ पे करीब है, और यहाँ पे ये चीज क्या हो गया, दूर दूर हो गया। तो इनके बीच अट्रैक्शन कार्य करता है, और ये दूर ले गए होंगे तो अट्रैक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाए होंगे। यस, तो फोर्स लगाए होंगे तब जाके इस स्थिति में पहुंचा है। तो जाहिर है कि यहां से इस पोजीशन में जाने पर हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया है। अगर ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होता, यहां से यहां तक जाने में डिक्रीज करेगा, जबकि वो करीब है, उन्हें दूर ले जाना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना होगा। तो यहां से यहां तक जाने में हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, जबकि इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। यूनिट और डायमेंशन की चर्चा कर लेते हैं। ये भी वर्क है तो इसकी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। डायमेंशन ml²T⁻² होता है। और फिजिकल क्वांटिटी ये कैसा है, स्केलर है, क्योंकि ये भी एनर्जी है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब डेरिवेशन देखा जाए। प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम जो हमारा m1, m2 है, ये अलग अलग पार्टिकल होता तो हम सिस्टम नहीं कहते। अब इसे जोड़ दिए हैं तो ये m1, m2 हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यस, तो अब ये सिस्टम बना कैसे होगा, ये चीज आपको देखना है। तो विद्यार्थी, इसका एक डेरिवेशन होता है इंटीग्रेशन मेथड से।
और एक मेथड ये है जिसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कठिन से कठिन न्यूमेरिकल इसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेशन मेथड की जहां तक बात है विद्यार्थी, तो वहां पे इससे पहले बताया जा चुका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। तो वहां पे जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क आया था, ध्यान दिया जाए, वो आया था -G(m1m2) अपॉन R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास वाला जो डेरिवेशन है विद्यार्थी, वहां पर डेरिवेशन में आया था एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होता था वो आया था -G(M) अपॉन R। यही आया था हमारा वहां पे। तो जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क होता है वही तो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास का डेरिवेशन देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वो आप YouTube पे टाइप करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ब्रैकेट में लिख दे टारगेट विद ललन शर्मा, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पर इसका जो डेरिवेशन है, जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा आया है वही वर्क ही तो किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वहां पे एक मास कैपिटल M लिया गया है और टेस्ट मास एक बहुत स्मॉल मास को हम इनफाइनाइट से ले आते हैं, तो वहां पे इस टाइप से आया है। बस इतना फर्क है। और यहाँ पे क्या है, M1 M2 है, बस इतना ही फर्क है, यही आया है। और यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जो वहां डेरिवेशन हो चुका है वही डेरिवेशन इंटीग्रेशन मेथड से यहां भी आप लिख सकते हैं। यहां पे कोई मास M1 है और किसी मास M2 को हम इनफाइनाइट से ले आएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बस। तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। तो वो तो रहा इंटीग्रेशन मेथड। अब की बार यहां देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो यहां भी दैट 2 पार्टिकल सिस्टम है, M1 M2 अलग अलग होता तो हम इसे सिस्टम नहीं कहते, अब जोड़ दिए तो ये सिस्टम हो गया। ये R डिस्टेंस पे है। तो अब ये देखना है कि ये बना कैसे होगा। तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये इनिशियल में कहां रहा होगा, इनिशियल में हम मानते हैं कि M1 M2 मास हमारा इनफाइनाइट पर रहा होगा। यहाँ एजम्पशन है विद्यार्थी कि इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है और ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, ये भी ध्यान देना है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव आता है। और यही एक ऐसा प्लेस है इनफाइनाइट जहां पे 0 होता है और ये पॉजिटिव होता है, यही मैक्सिमम होता है। अगर विद्यार्थी M1 को हम पॉइंट A पर ले आते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आसपास कोई मास नहीं है। जब कोई मास नहीं है, अकेला एक M1 है नेचर में, तो ऐसी दशा में उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। लेकिन अब अगर M2 को आप B पर ले आते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अब यहां पे देखा जाए फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी हम लोग पढ़े हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसे कह सकते हैं पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट में हम आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, कोई और आ सकता है। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम M1 M2 मास को इनफाइनाइट से ले आएंगे। तो यहां देखिए ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो U फाइनल अपने स्थान पर रख दिए, माइनस U इनिशियल। U इनिशियल कहां पे है, इनफाइनाइट को इनिशियल हम मान रहे हैं, तो इनफाइनाइट से ले आएंगे। तो U I के स्थान क्या लिखेंगे, U इनफाइनाइट इज इक्वल टू, देखिए पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पहले क्या करना है, M1 को ले आना है कहां, इनफाइनाइट से A तक। देखिए यहां इनफाइनाइट टू A, इनफाइनाइट टू A कौन आया है, M1 आया है, M1 के लिए हो गया, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू B। अब की M2 को इनफाइनाइट से B तक ले आए हैं, देखिए यहां लिख दिए हैं हम। अब आगे चलिए, U फाइनल के स्थान पे फिर U फाइनल लिखा गया है। U इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एजम्पशन माना गया है, इसे हम नहीं बदल सकते। इज इक्वल टू, देखिए पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम
इनफाइनाइट टू ए, मतलब m1 मास को अगर हम इनफाइनाइट से ए तक लाते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी अकेला है। नेचर में अकेला मास है अगर, तो वहां पे कोई फोर्स नहीं वर्क करता और लाने में कोई वर्क नहीं होता। लेकिन अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी, अब m2 वाले मास को ले आना है कहां से? इनफाइनाइट से b पर। अब क्या करना होगा? अब वर्क करना होगा। तो वर्क के इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास m2, जिसको ले आए उससे प्रोडक्ट करना होगा। अगर ये लाइन आपको क्लियर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा आपको देखना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो वहां पे इनफाइनाइट से बी पर ले आए हैं, तो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी अपान जिस मास को ले आए हैं अपान मास m2 हो जाएगा। यहां पे त्रियक प्रोडक्ट करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी इज इक्वल टू, देखिए चेंज इन पोटेंशियल इनटू मास m2, ये हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर लिखा है। यस, अब देखा जाए u इनफाइनाइट मान 0 होता है, 0 रख दिया गया है, यहां आया u फाइनल बचा इज इक्वल टू, देखें यहां पे। अब देखें वी बी की वैल्यू कितना होगी? बी पर पोटेंशियल किसकी वजह से? m1 की वजह से, हो जाएगा माइनस जी m1 अपान आर। ये चीज है यहाँ पे देखो लिखा गया है, वी बी के स्थान पे हम लिखे हैं माइनस जी m1 अपान आर। वी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान क्या होता है? 0 होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी मान इनफाइनाइट पे क्या होता है? 0 होता है। ये इसके वी इनफाइनाइट का स्थान 0 रख दिए, मास m2 अपने स्थान पर है। यस, अब m2 का यहाँ पे प्रोडक्ट किया गया, u फाइनल कहें या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहें, ये इज इक्वल टू आया है माइनस जी m1 m2 अपान आर। तो यही आपका फार्मूला है। तो देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम का जो फार्मूला है वो u इक्वल टू आया माइनस जी m1 m2 अपान आर। तो ये फार्मूला आपके लिए विद्यार्थी आया है, ध्यान दें। यहां से एक और कंसेप्ट निकलता है विद्यार्थी, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान है पहले से और आप ए और बी पर आप चाहते हैं पोटेंशियल चाहते हैं, तो एक और फार्मूला यहां से मिल जाएगा। वी ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपान मास m2। ए पे चाहते हैं तो m2 से डिवाइड करिए, और बी पे वी बी चाहते हैं, बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आप चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपान मास m1। अरे वैसे अभी नहीं कह रहे हो, बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा? माइनस जी m1 अपान आर, माइनस जी m1 अपान आर बी पर। तो ये कैसे आएगा? जब इसमें m2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा, m2 से इसको डिवाइड करेंगे तो m2 वाला ये कट जाएगा, तो यही आ जाएगा। और इस मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहते हैं तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी m2 अपान आर। यहां पे चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो आप m1 से डिवाइड करेंगे, और यहां पर चाहते हैं तो आप m2 से डिवाइड करेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम इसके आगे का कंसेप्ट देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर n पार्टिकल सिस्टम। मतलब अब तक 2 पार्टिकल था, तो n पार्टिकल सिस्टम मतलब चाहे जितना रहेगा तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो u इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। अब उसकी वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा माइनस जी, तो सब में रहेगा तो माइनस जी कॉमन ले लेंगे, तो इन ब्रैकेट जो हमको मिलेगा m1 m2 अपान r12 प्लस m2 m3 अपान r23 प्लस m3 m4 अपान r34। तो ये r12 r23 r34 से आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मान लेते हैं कोई सिस्टम है 3 मास से बना है, यस, ये है आपका m1 m2 m3, m1 m2 m3। तो यही m1 m2 मतलब r12 नाम दे दिया गया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। m2 m3 मतलब r23 नाम दे दिया गया है।
या R31 नाम दे देंगे, इस टाइप से। मतलब जिन दो मास के बीच ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस आपको लेना है, चाहे जितने पार्टिकल वाला वो सिस्टम हो। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कंसेप्ट देखें। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म्ड बाय n पार्टिकल मासेज आर n into n-1/2। तो बायोलॉजी वाले बच्चे इसे आप जरूर ध्यान दें। यस, अगर मैथ का लड़का है तो वो जानना चाहिए कहां से आया है, तो यहां से काम चल जाएगा। तो यह मैथ में कॉम्बिनेशन कहा जाता है। NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यस, तो यहां से ये फार्मूला होता है। इसमें हमें जिसे NC2 ले लो, आप क्या ले लोगे, NC2। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, यही आएगा। यहां पे n बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n-1, n-1 भी बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, इंटू फैक्टोरियल n-2। इससे ये कट जाएगा। तो यही चीज आ गया, क्योंकि एक फार्मूला लगाने के लिए एक बार में वही दो मास आप लेंगे, m1 m2 या m2 m3 लेंगे। यस, तो NC2 हमेशा यही रहेगा। अब वो 3 पार्टिकल सिस्टम है, 3 पार्टिकल सिस्टम है तो 3C2 लेंगे, और 4 पार्टिकल सिस्टम है तो 4C2 लेंगे, और 5 पार्टिकल सिस्टम है तो 5C2 लेंगे। जितना पार्टिकल का वो सिस्टम रहेगा उतना लेंगे, उसी हिसाब से नंबर आपको पता चलेगा। तो ये विद्यार्थी जरूरी नहीं है, ये तो कैसे आया ये मैं बता दिया। यस, आप यही जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म्ड बाय n पार्टिकल सिस्टम। जैसे ट्रिंगल है तो इसमें 3 ही पेयर मिलने वाले हैं, तो आप यहां पे देख लीजिए फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, 3 है। आप इसमें रख दोगे 3C2 तो आंसर आएगा क्या, 3। यस, तो यहां पे रख दो n=3, तब भी आ रहा है क्योंकि हम वो डेरिवेशन कर चुके हैं उसका। तो n=3 लिखें, 3 इंटू 3-1 2 अपॉन 2 2 कैंसिल, कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। अब देखो 4 पार्टिकल सिस्टम, तो यहां हो जाएगा 4C2, हल करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहां पे रखें n क्या, 4 रखें, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 2 जार 4, तो 3 दूनी क्या आएगा, 6 आएगा। यहां पे देखिए ये आ जाएगा। 5 पार्टिकल सिस्टम अगर है, मान लेते इस टाइप से मास है 1 2 3 4 5, इस टाइप से ये मास। अब ये सिस्टम में आ गया, ये हो गया M1 M2 M3 M4 M5, ऐसा हो गया। तो इसमें कितना सिस्टम बनेगा, एक तो एक, ये 2 3 4 5 ऐसे बन गया। ये भी एक सिस्टम बनेगा 6, ये भी एक बनेगा 7 हो गया, इसका 8, इसका 9, और M2 M4 का क्या हो गया 10। तो ये 10 सिस्टम देखिए आपके आंख के सामने बन रहा है, क्योंकि इनके बीच भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, 10 आपके सामने बन रहा है। तो वही चीज, अब ये चीज अगर आपको इसका ज्ञान रहेगा, नंबर ऑफ पेयर कितना रहेगा तो कितना जल्दी हो जाएगा इस फार्मूले की सहायता से। देखिए यहां पे अब फॉर 5 पार्टिकल सिस्टम, अगर इस टाइप का केस है तो क्या होगा, यहां 5 रखेंगे, 5 इंटू 5-1 4 अपॉन 2, तो 2 2 जार 4, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स आपको कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। तो ये विद्यार्थी अच्छे न्यूमेरिकल के लिए, अच्छे कंसेप्ट के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। ये कहां से आया या हम आपको बता दिए। ये मैथमेटिक्स में इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट हम आपको देते हैं। हाँ विद्यार्थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए। टू फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी मास m टू h हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पे विद्यार्थी अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M है। M मास को एक बार सरफेस पर लेते हैं पॉइंट A पर, इसी M मास को एक बार सरफेस से h हाइट पर लेते हैं। A हमारा इनिशियल पोजीशन होगा, B हमारा फाइनल पोजीशन होगा। यस,
हम लोग पहले से जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हमको जरूरत पड़ता है जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर का हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस कंसेप्ट का लाभ उठाया जाए। क्या देखें, यू फाइनल मतलब यहां पर जब यह मास है तब क्या होगा, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर से लिया जाएगा तो आर प्लस एच हो जाएगा। माइनस और यू इनिशियल जब मास एम जो है सरफेस पर है तब क्या होगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस केवल रेडियस के बराबर होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको हम इस तरफ कर लिए हैं और ये माइनस वाला इधर कर लिए हैं। अब यहां से देख रहे हैं जी एम एम कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया, यस। तो इन ब्रैकेट जो हमको मिल रहा है 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच हमको मिल रहा है, यस। अब इनका एलसीएम लेते हैं आर इंटू आर प्लस एच। तो आर से आर कैंसिल हुआ होगा, आर प्लस एच यहां गया, और आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल हुआ होगा, आर यहां गया। तो आर से आर कैंसिल हो रहा है, मतलब अंदर स्मॉल एच केवल बच रहा है, यस। अब यहां से जीएम को हटाना चाहते हैं। जीएम के स्थान पे हम लिखे क्या, जी आर स्क्वायर, और एम को देखिए अंदर कर लिए हैं, एम एच आ गया यहां। अब यहां एक और चीज देखिए, ये पहले से एक आर बाहर है और अंदर वाले आर को भी अगर हम बाहर करना चाहें तो ऐसी दशा में आएगा आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक आर फिर अंदर करके देख लो। एक आर अंदर करेंगे तो यहाँ आर आ जाएगा, एक आर अंदर करेंगे तो आर से आर कट जाएगा तो एच आएगा, मतलब ठीक है। अब यहां से विद्यार्थी हम आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहां पे हमको मिल रहा है एम जी एच। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये जनरल फार्मूला है जो कि हमेशा के लिए क्या है, करेक्ट है। स्पेशल केसेस देखा जाए, पहला विद्यार्थी इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन मतलब ये एच की वैल्यू अर्थ के रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर होता है उसके कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है, तब क्या होगा। अगर ऐसा कहीं आ जाता है विद्यार्थी तो ये वैल्यू जो है लगभग 0 के बराबर मान लिया जाता है एच अपॉन आर को, यस। तो ऐसी दशा में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू आया एम जी एच। तो आप जानते होंगे बहुत से प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा यू इक्वल टू एम जी एच प्रयोग करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहीं से फार्मूला आया है, क्योंकि इस दशा में एच की जो वैल्यू होगी अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत कम होता है, तब ये फार्मूला लगाया जाता है। अगर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो ये फार्मूला जनरल के है ही है। हाँ, इफ एच इक्वल टू आर मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर ही अगर ऊपर चला जाए तो यहाँ एच के स्थान पे आर रख देंगे, आर आर कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कॉन्सेप्ट का विधिवत तैयार करके आएंगे। आने वाले कल में इस टॉपिक पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।